नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग वर्मा, जो बंसल हॉस्पिटल में नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अनुराग, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम डॉक्टर अनुराग, न्यूरोलॉजिस्ट एट बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं शिशु के लिए स्तनपान क्यों है ज़रूरी, इस बारे में। और अगर आप भी इस बारे में जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर अनुराग से सलाह ले सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनुराग, आपसे यही जानना चाहेंगे कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि स्तनपान बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है। एक नवजात शिशु के लिए जन्म से लेकर 6 मंथ तक, 6 माह तक सबसे उचित आहार है माँ का दूध यानी स्तनपान। वो उसकी सारी न्यूट्रिशनल ज़रूरतों को पूरा करता है, उसके ग्रोथ, उसके शरीर के विकास, ब्रेन के विकास में मदद करता है। साथ ही वो उसको आवश्यक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करता है, ताकि उसको फ्यूचर में इन्फेक्शन से बचाव हो सके। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों में सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो होते हैं वो होते हैं दस्त लगना या लूज मोशन या फिर निमोनिया यानी लंग का इन्फेक्शन। तो अगर बच्चे को माँ का दूध मिलता है तो ये दोनों ही काफ़ी हद तक कम होते हैं और बच्चों की मृत्यु दर में भी काफ़ी हद तक कमी आती है अगर बच्चे को नियमित रूप से माँ का दूध का सेवन हो। बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, एक बात और जानना चाहेंगे कि स्तनपान से माँ को क्या फ़ायदे होते हैं। स्तनपान बच्चों में तो बच्चों को सहायता तो करता ही है उनके ग्रोथ और विकास के में, साथ ही माँ को भी उसके पॉजिटिव फ़ायदे होते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जब माँ का वज़न बढ़ जाता है, उस वज़न को लॉस करने में ब्रेस्ट फीडिंग से काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही माँ को आगे चल के हड्डी की कमजोरी यानी जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसमें कमी आती है। माँ के ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर की संभावना में भी ब्रेस्ट फीडिंग से कमी आती है। साथ ही साथ ये माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ब्रेस्ट फीडिंग। बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, एक बात और सामने आई थी कि स्तनपान कराने का कौन सा वो तरीका होता है जो कि एक सही तरीका माना जाता है, वो आपसे जानना चाहेंगे। कई बार माँओं को लगता है कि कैसे कराएं बच्चों को फीडिंग, सही पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस पोजीशन में बैठाना चाहिए, किस पोजीशन में, या मैं लेट के करा सकती हूँ या बैठ के कराना चाहिए। तो ऐसी कोई फिक्स पोजीशन नहीं ज़रूरी है। जो भी पोजीशन होनी चाहिए वो माँ के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। पहली बात तो कई बार माएँ थक जाती हैं, कई बार वो ज़्यादा झुक के पिलाती हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उनको एक कंफर्टेबल पोजीशन, वो बैठ के पिला सकती हैं, लेट के भी पिला सकती हैं, करवट होकर पिला सकती हैं, जिस पोजीशन में वो कंफर्टेबल हो। ध्यान ये देना चाहिए कि माँ का शरीर और बच्चे का शरीर आपस में संपर्क में। अगर जैसे कि बैठ के पिला रही हैं तो बच्चे का चेहरा माँ की तरफ होना चाहिए, बच्चे का पेट माँ की तरफ होना चाहिए, उसका शरीर माँ के पेट से टच होना चाहिए। अगर लेट के पिला रही हैं तो भी वही नियम लागू होते हैं कि बच्चे का फेस माँ की तरफ होना चाहिए, बच्चे का पेट माँ की तरफ होना चाहिए, गर्दन में कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए दूध पिलाते वक्त। बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, पॉस्चर की बात हो रही है तो कई तरह के ऐसे केसेस सामने आते हैं जब बच्चों के गले में दूध अटक जाता है, जिससे कई बच्चों की मौत भी हो जाती है। तो क्या वो गलत पॉस्चर के कारण ऐसा होता है? गलत पॉस्चर, बच्चे को गलत पॉस्चर में रखने से बच्चे को कई बार ठसका लग जाता है, जिसको चोकिंग बोलते हैं। चोकिंग की वजह से सांस लेने में बच्चे को दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमेशा पॉस्चर प्रॉपर होना चाहिए बच्चे का। बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, एक और बात जानना चाहेंगे कि अगर बच्चे का पेट भरा है या नहीं, इस बात को कैसे पता कर सकते हैं और किस तरह से माँ इस पे काम कर सकती है? माँओं को हमेशा कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है कि मैं सही से दूध पिला पा रही हूँ कि नहीं पिला रही हूँ, मैं जितना दूध पिला रही हूँ उतना उससे पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, कहीं मैं कम तो नहीं पिला रही हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी आती है, ऐसा हमें देखा गया। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है जानने का कि बच्चा दूध कैसे पी रहा है, पेट भर के पी रहा है कि नहीं पी रहा है। तो पहला तो ये कि कितनी देर तक पी रहा है। अगर बच्चा 10-15 मिनट में पी के खुद से छोड़ देता है, सो जाता है, मतलब कि वो सेटिस्फाइड है, उसका पेट भर गया है। पर अगर बच्चा लगातार पीता ही जा रहा है, आधे घंटे 40 मिनट से ज़्यादा पी रहा है, मतलब कि हो सकता है कि माँ का दूध प्रॉपर ना मिल पा रहा हो, उसकी पोजीशन सही ना हो, जिसकी वजह से उसका पेट ना भर पा रहा हो। फिर दूसरा स्टेप होता है उसमें देखने का कि बच्चा यूरिन कितनी बार पास कर रहा है। अगर हर 3 से 4 घंटे में यूरिन पास कर रहा है, यानी कि दिन में करीबन 24 घंटे में 8 बार यूरिन पास कर रहा है, तो एक हम सफिशिएंट मानते हैं कि उसको सफिशिएंट मात्रा में दूध मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट मात्रा में यूरिन पास कर रहा है। अगर यूरिन कम कर रहा है तो हो सकता है कि उसको माँ का दूध कम मिल रहा हो।
तो अगला स्टेप होता है उसमें जानने का कि वज़न कैसा बढ़ रहा है बच्चे का। अगर वज़न अच्छा बढ़ रहा है, एक ओवर अ वीक लगभग 200 ग्राम का वेट बढ़ना चाहिए। तो अगर 200 ग्राम तक का वज़न एक हफ्ते में बढ़ रहा है तो मतलब सफिशिएंट मात्रा में उसको माँ का दूध मिल रहा है। ये कुछ तरीके हैं पता करने के कि माँ का दूध अच्छे से मिल रहा है या बच्चे को कि नहीं। डॉक्टर अनुराग, अगर किसी माँ का दूध नवजात शिशु के लिए पर्याप्त नहीं पड़ पा रहा है तो ऐसे कौन से वो मेजर्स हैं जो ले सकती हैं जिसके चलते ये चीज़ भी दूर हो सकती है? पहला तो तरीका यही है कि हम ध्यान दें कि माँ सही से दूध पिला रही है नहीं। जैसे हमने पहले बात की कि पोस्चर कैसा है बच्चे का, माँ बच्चे को दूध पिलाते वक्त माँ का, बच्चे की पोजीशन कैसी है। अगर बच्चे का पोजीशन अच्छा है, माँ का पोस्चर अच्छा है, तो फिर हम कुछ और विधियाँ अपना सकते हैं माँ का दूध बढ़ाने के लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर माँ को स्ट्रेस होता है उससे दूध की कमी हो जाती है। अगर माँ बीमार है, उसको फीवर है, कहीं पेन है, उसकी वजह से माँ के दूध में कमी आती है। फिर अगला स्टेप होता है कि उसको नींद अच्छे से नींद सोने को मिल रहा है कि नहीं। अगर स्लीप डिप्राइवेशन होगा या सोने में कमी आएगी माँ को, तो उससे भी दूध कम होता है। फिर अगला और कई चीज़ें हैं जैसे कि माँ का न्यूट्रिशन, माँ को सही आहार मिल रहा है या नहीं। क्योंकि माँ लगभग 700-800 ml तक एक दिन में दूध बच्चे को पिलाती है, तो उसके लिए उतनी मात्रा में उसको पानी भी लेना अनिवार्य है। तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर उसको पानी भी पीना ज़रूरी है 24 घंटों में। अगर इसके बाद भी उपाय नहीं होते हैं, दूध की मात्रा नहीं बढ़ती है, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि दूसरे ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो होता है कि किसी दूसरी माँ का दूध पिलाया जाए, उसको डोनर मिल्क बोलते हैं। उसके लिए डोनर मिल्क के लिए मिल्क बैंक की व्यवस्था होती है, जहाँ पे दूसरी माँओं के दूध को स्टराइल कंडीशन में स्टोर किया जाता है और ज़रूरतमंद माँओं को दिया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, और भी कुछ जानना चाहेंगे, अगर जैसे बच्चे की जो मम्मा हैं उनको ऐसा कौन सा डाइट चार्ट ऐसा मिलना चाहिए, क्या डाइट प्लान उनको फॉलो करना चाहिए जिससे इस तरह की परेशानी उनके सामने ना खड़ी हो? अब दूध पिलाते वक्त, स्तनपान के वक्त माँ के कैलोरी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक रूटीन की तुलना में। तो ऐसे में हमें प्रोटीन रिच और कैलोरी रिच डाइट की ज़रूरत होती है। जी डॉक्टर अनुराग, अगर बच्चों को स्तनपान कराने के लिए हमने बात की कि पोस्चर कितना ज़रूरी होता है और ये कब तक कराना चाहिए, क्या इसकी कोई एक पर्टिकुलर एज होती है? स्तनपान की शुरुआत बच्चे के जन्म के साथ शुरू हो जाती है और हो सके तो पहले घंटे से ही दूध का पहला स्तनपान स्टार्ट हो जाना चाहिए। पहले घंटे से ये कम से कम 6 महीने तक तो माँ को केवल अपना दूध ही पिलाना चाहिए बच्चे को, ऊपर किसी आहार की ज़रूरत नहीं होती है। तो 6 महीने की उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 मंथ तक। इसके बाद भी साथ में जैसे ही बच्चे को दूसरा ऊपर का खाना शुरू हो जाता है तभी अपना दूध कंटिन्यू करना चाहिए। स्तनपान कम से कम 2 वर्ष तक की आयु तक चलना चाहिए कम से कम। डॉक्टर अनुराग, इस बीच हमारी कॉलर ज्योति जुड़ गई हैं गुना से। जी ज्योति, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर अनुराग से। ज्योति, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ हाँ, हेलो जी, आप सवाल कर सकती हैं। ज्योति, आप डॉक्टर अनुराग से सवाल कर सकती हैं। जी हेलो। जी ज्योति, आप सवाल हाँ, कर सर, सकती हैं आपसे- डॉक्टर से। हेलो। चलिए ठीक है, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अनुराग, एक बात और जानना चाहेंगे, अगर आजकल की वर्किंग वुमेन्स की हम बात करें, किस तरह से वर्किंग वुमेन्स काम भी करती हैं और बच्चों को भी संभालती हैं, वर्किंग वुमेन्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोई दूसरा उपाय? क्योंकि कई वर्किंग वुमेन्स का कहना है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है, उनको अपनी जॉब पर भी ध्यान देना है, तो उसके लिए कोई उपाय? क्योंकि हमने देखा कि 6 महीने तक हम बच्चे को दूसरा ऊपर का आहार नहीं देना चाहिए। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही होना चाहिए। तो उस दौरान एक तो हमारे यहाँ ऑलरेडी एक मैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट है जो इसी बेस पे आधारित है कि 6 महीने, क्योंकि बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना है तो 6 महीने की मैटर्निटी लीव होती है उसके लिए। कुछ कंडीशन में अगर उनको उससे पहले भी ज्वाइन करना है या उसके बाद भी जब भी ज्वाइन करते हैं, तो क्योंकि बच्चे को माँ का दूध लगातार मिलता है, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि माँ का दूध एक्सप्रेस करके निकाल के उसको स्टोर किया जाए, ताकि जब जिस समय के दौरान वो माँ बच्चे के साथ नहीं उपलब्ध है तो उस दूध को कोई और उसको पिला सके। तो ऐसे में हाइजीनिक तरीके से माँ को अपना दूध निकालना चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए। अगर 4 से 6 घंटे के लिए स्टोर करना है तो हम उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर स्टोर करना है, तो जैसे 24 घंटे तक स्टोर करना है, तो हमें रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना चाहिए। तो ये एक अच्छा उपाय होता है वर्किंग वुमेंस के लिए कि
जब वो ऑफिस जा रही हैं या काम पे जा रही हैं तो अपना मिल्क उसके पहले एक्सप्रेस करके रखें, उसको रेफ्रिजरेट करें अगर लंबे समय के लिए ज़रूरत है तो, और फिर उस दौरान उसको यूज़ किया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, एक बात और जानना चाहेंगे कि अगर माँ के दूध की बात की जा रही है तो शिशु के मेटाबॉलिज्म पर इसका कैसा असर पड़ता है? बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार हम देख रहे हैं कि माँ का दूध है, और ये उसके डेवलपमेंट में शरीर का डेवलपमेंट और ब्रेन का डेवलपमेंट दोनों में ही बराबर मदद करता है। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक पदार्थ जो कि हम जानते हैं DHA और दूसरे फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, उनके लिए ये माँ के दूध में सबसे अच्छी मात्रा में होते हैं। तो बच्चे के IQ, ब्रेन की विकास और IQ में मदद करता है माँ का दूध। इसके अलावा ये सुपाच्य होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, कंपेयर करें अगर हम ऊपर के दूध से तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, और फ्यूचर में एलर्जी से होने वाली एलर्जी बीमारी जैसे अस्थमा वगैरह में भी कमी लाता है। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, एक बात और आपसे समझना चाहिए कि जो शिशु कमज़ोर होते हैं, प्रीमेच्योर शिशुओं की अगर हम बात की जाए, या फिर उनकी जो मैल न्यूट्रिशन रह जाते हैं, उनके लिए अगर ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कोई उपाय है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग से किस तरह से उनको न्यूट्रिशन किया जा सकता है? कई बच्चे जो समय से पहले पैदा होते हैं, जिनका वज़न कम होता है, 2.5 किलो से कम वज़न के बच्चे होते हैं, या जो 9 महीने के पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको कई बार मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, NICU में एडमिट करना पड़ता है। कई बच्चे महीने या 2 महीने तक भी NICU में रहना पड़ता है। ऐसे में एक तो माँ से बच्चे अलग हो जाते हैं, तो माँ का दूध कैसे मिले? तो इसके लिए माँ जितनी जल्दी हो सके उसको हम NICU में बुलाते हैं, बच्चे के साथ बैठती है माँ, उसके साथ कंगारू केयर करते हैं। उससे माँ की बॉन्डिंग बच्चे के साथ अच्छी होती है और माँ का दूध बनना भी शुरू होता है। माँ को हम सिखाते हैं कि दूध को कैसे एक्सप्रेस करें, उसको कैसे ला के दें। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो उसको हम ट्यूब से पिलाते हैं, माँ का दूध ही पिलाते हैं, ट्यूब से पिलाते हैं। अगर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको हम स्पून फीडिंग कराते हैं, और फिर खुद माँ अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है। तो ऐसे में माँ को ऊपर डबल लोड हो जाता है, एक तो बच्चे से दूर भी हो जा रही है, उसको इमोशनल ट्रॉमा होता है, और उसको फिर उसको साथ में अपने बच्चे के लिए दूध भी लाना होता है वो, क्योंकि एक प्रीटर्म बच्चे के लिए सबसे पोषक आहार माँ का दूध ही है। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, एक बात और सामने आती है कि कई माँओं में ये परेशानी होती है कि बच्चे 6 महीने से ज़्यादा भी ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं, मतलब फीडिंग कर रहे होते हैं, और उस कारण से माँओं में एक सवाल उठता है कि आखिर कब तक हम उन्हें ब्रेस्ट फीड कराएं? तो WHO और दूसरी भी जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो सभी बोलते हैं कि हमें कम से कम 2 वर्ष तक कंटिन्यू करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। पर साथ में हमेशा ध्यान देने की बात यह है कि 6 महीने के बाद केवल माँ का दूध नहीं होना चाहिए, 6 महीने के बाद ऊपरी आहार जो घरेलू आहार होते हैं उनका भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग की यहाँ तक बात है 2 साल तक हमें कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल। बौद्धिक क्षमता की अगर बात की जाए, शिशुओं की बौद्धिक क्षमता में माँ के दूध का रोल क्या होता है? तो माँ के दूध में उपस्थित इम्पॉर्टेंट केमिकल्स जैसे कि DHA ये ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला वर्ष जो होता है, बच्चे का पहला वर्ष होता है, वो सबसे ज़्यादा ब्रेन का विकास पहले वर्ष में होता है। तो उस कंडीशन में हमें माँ के दूध से हेल्प मिलती है। ऐसे बच्चों का IQ जो ब्रेस्ट फीडिंग में हो कंपेयर की जो बच्चे ऊपर के दूध में हो, उनके ब्रेन का विकास या IQ 7 से 10% तक ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर अनुराग, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रोटीन रिच डाइट की बात आती है कि जितनी भी माताएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उनको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए, क्या ज़्यादा प्रोटीन भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है? नहीं, ज़्यादा प्रोटीन कुछ कंडीशन में ही खतरनाक हो सकता है, जहाँ पे किडनी की समस्या होगा, किसी माँ को पहले से किडनी की समस्या हो, ऐसे में, अदरवाइज़ तो नहीं। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, कुछ माताओं को पहले से कुछ बीमारियां होती हैं और उस कारण से वो हिचकिचाती हैं कि क्या ब्रेस्ट फीड करने से कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो ये मिथ आप किस तरह से दूर करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बीमारी जो नॉर्मली रूटीन बीमारी होती हैं, हल्की फुल्की बीमारियाँ, ऐसी किसी बीमारी में भी बच्चे को हमेशा अपना दूध पिलाया सकता है। कोई बीमारी हो, अगर माँ थोड़ा बहुत बीमार भी है, ऐसे में अपना माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगर जैसे बच्चों को कई बार फीवर आ रहा माँ को, तो ज़्यादातर कई माएँ अपना दूध पिलाना बंद करती हैं कि कहीं बच्चे को बुखार ना हो जाए, पर वो उल्टा असर करता है, क्योंकि जब माँ अपना दूध पिलाती है तो बच्चे को माँ से इम्यूनिटी मिलती है, वो इम्यूनिटी बच्चे को उस बीमारी से लड़ने में मदद करती है। तो अगर माँ थोड़ा बहुत बीमार भी है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको ICU केयर की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तब तक हमें ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए।
बिल्कुल डॉक्टर, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसके चलते ब्रेस्ट फीडिंग माताओं को नहीं कराना चाहिए? क्या कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं या कोई कंडीशन होती है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी चाहिए? ऐसी बहुत ही कम कंडीशन हैं जिनमें माँ को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जैसे कि अगर माँ को किसी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई कीमोथेरेपी, तब बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है। और कुछ बहुत ही रेयर बीमारियाँ बच्चों में होती हैं, जैसे कि गैलेक्टोसीमिया, जिसमें माँ का दूध नहीं पिलाया जाता, वरना ज़्यादातर आम बीमारियों में माँ का दूध हमेशा सबसे अच्छा आहार है बच्चे के लिए। बिल्कुल डॉक्टर, एक और वर्ड सामने आया है और आजकल चलन भी है ब्रेस्ट पंप का। समझना चाहेंगे कि वो किस तरह से काम करता है और किन के लिए वो यूज़फुल होता है? जैसे हमने कुछ समय पहले बात की कि कई बार बच्चे के लिए माँ का दूध निकाल के देना पड़ता है। यदि बच्चा बहुत छोटा है, अपने से नहीं पी पा रहा है, ऐसे में हमें मिल्क निकालना होता है। या फिर जैसे हमने बात की थी, कोई कामकाजी महिला जिनको ऑफिस जाना है, तो कुछ समय के लिए वो अपना दूध स्टोर कर सकती हैं। ऐसे में माँ को अपना दूध निकाल के रखना होता है, उसमें ब्रेस्ट पंप हेल्प करता है। तो ब्रेस्ट पंप एक मैनुअल डिवाइस है, दो मैनुअल भी आती है जिसको हाथ से चलाया जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक भी आती है। तो वो माँ का दूध निकाल के स्टोर करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, एक और बात सामने आई है कि ब्रेस्ट पंप के यूज़ को लेकर भी लोगों में काफ़ी मिथ है कि क्या ये यूज़ करना सही होगा या नहीं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब भी ज़रूरत होती है, अगर ज़रूरत है तो हमें यूज़ करना चाहिए। उसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि उसको हाइजीन मेंटेन रखें, उसको यूज़ के बाद हमेशा धो के स्टाइल करके दोबारा यूज़ करें। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, कोविड-19 की अगर बात की जाए, जब से कोरोना आया तो माँओं में भी एक डर आ गया कि अगर कोई माँ कोरोना संक्रमित है तो क्या वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है या नहीं? अभी हमने देखा कोरोना की पहली वेव और दूसरी वेव में कि बहुत सारी माएँ जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, उनको कई माँओं को कोविड हुआ। तो अभी तक जितना नॉलेज, क्योंकि कोविड हम देख रहे हैं नई बीमारी है, उसमें रोज़ नया स्टडी हो रही हैं, नया नॉलेज सामने आ रहा है, पर अभी तक के करंट नॉलेज के हिसाब से देखें तो माँ को हमेशा अपना दूध पिलाना चाहिए। अगर माँ में कोविड जैसा सिम्टम है या वो कोविड पॉजिटिव भी आती है और हल्के सिम्टम हैं जहाँ वो उसको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिक नहीं है, तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है। उससे कोविड के लिए भी बच्चे को एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, वो एंटीबॉडीज़ बच्चे को कोविड से सुरक्षा प्रदान करेंगी। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, एक बात और सामने आई है कि महिलाओं में मिथ होता है कि कहीं ब्रेस्ट फीड कराने से उनकी बॉडी शेप पर कोई असर ना पड़े, और ख़ास करके क्या उनको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं होंगे ब्रेस्ट फीडिंग से? ये मिथ आप किस तरह से दूर करेंगे? नहीं, अगर बॉडी की बात करें तो पॉजिटिव असर ही देखे गए हैं ब्रेस्ट फीडिंग के माँओं पे, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के समय वेट गेन होता है उस वेट लॉस में भी मदद करता है और बाकी बीमारियों से भी फ्यूचर में रक्षा करता है। बिल्कुल, जितने भी कॉलर्स हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर अनुराग से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, अभी कोविड-19 की हम बात कर रहे थे तो कई महिलाओं में ये बात भी सामने आई कि क्या वैक्सीन लगवाना सही होगा, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो उनके लिए क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? कोविड वैक्सीन अगर माँ ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, अपना स्तनपान करा रही हैं, तो ऐसे में कोविड वैक्सीन सेफ़ है और उनको ज़रूर लेना चाहिए कोविड वैक्सीन। उनको अनिवार्य रूप से लेना चाहिए कोविड वैक्सीन। उससे माँ की भी सुरक्षा होगी और साथ में ही उनके बच्चों को भी सुरक्षा होगी। बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम बच्चों की बात करें जो कि जिनको ब्रेस्ट फीड कराया जाता है, उन बच्चों में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो ब्रेस्ट फीड यानी कि माँ के दूध से ख़त्म हो जाती हैं? पहले तो शॉर्ट टर्म में देखें तो बच्चों में इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाते हैं अगर बच्चे को माँ का दूध पिलाया जा रहा है तो। उनमें से मोस्ट कॉमन बीमारियां जो बच्चों में होती हैं, जो कि जानलेवा भी होती हैं, वो होता है गंभीर रूप से दस्त होना, जिसमें ढेर सारा वाटर लॉस होता है। ये ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत हद तक कम होता है। और दूसरा होता है लंग्स का इन्फेक्शन, निमोनिया जिसको बोलते हैं, उसमें भी कमी आती है। साथ में ही बच्चों में कान के इन्फेक्शन में कमी आती है अगर माँ का दूध पिलाया जाए तो। प्रथम वर्ष में और अप टू 5 ईयर होने वाली मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आती है बच्चों में। आगे बढ़ें फ्यूचर में तो बच्चों में फ्यूचर में एलर्जीज होने वाली बीमारी जैसे अस्थमा, स्किन एलर्जी, इसमें भी कमी आती है अगर बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाया जाए तो। अब केवल बचपन में ही नहीं, बड़े होने के बाद भी जो बड़ों में बीमारियाँ होती हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग से कमी आती है। जो बच्चे माँ के दूध पे रहे हैं उनमें फ्यूचर में मोटापा या ओबेसिटी के चांसेस भी कम होते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, जिन्होंने वैक्सीन लगवा चुकी है, क्योंकि वैक्सीन के अंदर भी एक मेडिसिन होती है, तो उन माओं को किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए? कोविड वैक्सीन जी। कोविड वैक्सीन के बाद भी बच्चों को अपना माओं को अपना रूटीन केयर कंटिन्यू करना चाहिए बच्चों के साथ। उसमें कोई भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल प्रोसेस है वैक्सीन लगना। उनको अपना माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए और बच्चों के रूटीन केयर में कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और जिनको ब्रेस्ट फीड आगे चल के कुछ महीनों बाद कराना है, वो किस तरह से अपना ध्यान रखें और क्या कुछ डाइट में शामिल करें कि कोई प्रॉब्लम उन्हें आगे चलकर ना हो? प्रेग्नेंट वुमेन जो कि जिनको जल्दी बच्चा होने वाला है, वो तैयारी उनको पहले से हम काउंसिल करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। जब भी वो एंटीनेटल विजिट में गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, उनको हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में समझाते हैं, क्योंकि आगे चल के उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, बच्चे का ख्याल रखना है। तो कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, पोजीशन क्या होनी चाहिए, कब कैसे पहचाने कि बच्चे को भूख लग रही है, कैसे पहचाने कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है, इसकी तैयारी हम प्रेगनेंसी के दौरान ही शुरू कर देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, एक बर्पिंग को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में मिथ होता है, खास करके नए नए जो पेरेंट्स होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं अगर बच्चा बर्प नहीं करता है। तो क्या हर फीड के बाद बर्प करना ज़रूरी होता है? बर्पिंग होता ये है कि जब भी हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो साथ में कुछ एयर भी सॉल्विंग के दौरान दूध के साथ अंदर जाती है। उस एयर को निकलना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ बच्चे में वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं। तो अगर हम उस एयर को निकाल दें बर्पिंग के द्वारा तो वॉमिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा दूध पिलाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए बच्चे को कंधे पर रख के बर्पिंग कराना ज़रूरी है, वरना उसमें उल्टी हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी मैं कि जिन शिशुओं को ब्रेस्ट फीड कराया जा रहा है, उनकी देखभाल और किस तरह से माँ कर सकती है कि उनमें मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि अगर हम भारत में देखें, अब भी ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ मेल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन की शुरुआत माँ के न्यूट्रिशन से हो जाती है। अगर बच्चों में माल न्यूट्रिशन का इलाज करना है तो सबसे पहले में माओं में माल न्यूट्रिशन का इलाज करना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बचपन से ही उनको अच्छा आहार मिले, स्पेशली जो लड़कियां हैं, एडोलसेंट लड़कियां हैं। उसके बाद जब वो माँ बनती हैं तो उनके रूटीन रेगुलर हेल्थ चेकअप होना ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस डाइट, प्रोटीन रिच डाइट होना ज़रूरी है। उनमें आयरन कैल्शियम का सप्लीमेंट दिया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब बच्चा हो जाता है, जब वो दूध पिला रही हैं, ऐसे वक्त हाई प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। जी डॉक्टर अनुराग, इस बीच हमारे कॉलर मिलिंद इंदौर से जुड़ गए हैं। जी मिलिंद, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर अनुराग से। सर, इंदौर से बोल रहा था मिलन। जी, हमारे यहाँ भी एक्चुअल में एक बेबी हुआ था। हाँ तो जी। जिससे अभी ये मौसम 10-15 दिन से चल रहा है ठंडा, उसमें क्या है, माँ को जैसे सर्दी खांसी हो गई। हाँ तो दूध पिलाने में, फीडिंग कराने में बच्चे को भी इसके इफेक्ट है कुछ? हाँ, अभी हमने जैसे बात भी की थी कोविड के, जैसे कि माँ को कोविड जैसे सिम्टम आते हैं या कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम भी होता है, ऐसे में बच्चे को फीड कराना अनिवार्य है। बच्चे को फीड कराना चाहिए। हम सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए? एक तो उनको रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए। दूध, जैसे बच्चे को दूध पिलाने जा रहे हैं उसके पहले उनको हैंड वॉश करना चाहिए। और अगर सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी आ रही है, तो फेस मास्क यूज़ करना चाहिए दूध पिलाते वक्त। पर दूध पिलाना जारी रखें अपना, उसे बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो मिलिंद, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आज डॉक्टर अनुराग वर्मा हमारे बीच हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इतनी सारी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को साझा की। तो आज डॉक्टर अनुराग वर्मा ने हमारे साथ कई जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नवजात शिशु की देखभाल में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।